खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। 5 बज चुके हैं और प्रोग्राम असेंबली इंतखाबात पर मबनी इस खास पेशकश पर मैं हूं आसिफ रशीद आपके साथ। कोशिश हमारी रहती है कि जम्मू कश्मीर के ताज़ा तरीन मामलात पर गुफ्तगू शनीद हो सके और चूंकि आप सब जानते हैं असेंबली इलेक्शंस का दौर चल रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर हम सब 3 मुख्तलिफ फेसेस से अलग अलग चरणों से गुजरेंगे और एक चरण उसका संपन्न हो चुका है 18 सितंबर को। 25 तारीख से पहले सबकी नजरें इस बात पर थी कि पॉलिटिकल पार्टियां जो कुछ इंतखाबी मंशूर में, जो कुछ घोषणा पत्र में कहती है, जो अनाउंसमेंट्स कर रही हैं, वो कितनी मुमकिन, कितनी मुश्किल, कितनी आसान। और जब आप अवामी रैलियों में, जलसों में, प्रोग्राम्स में या कार्यक्रम में जाते हैं, जनसभा में जाते हैं, तो वहाँ पर ये पार्टियाँ क्या कहती हैं, ज़रा इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। और आज भी जब आखिरी दिन है, बल्कि प्रचार थोड़ी देर पहले ख़त्म हो गया है, 5 बजे के आसपास सरगर्मियाँ थम गई हैं, तो हम सब देख रहे हैं ये जो डोर टू डोर कैंपेन्स थी, प्रोग्राम्स थे, डिस्कशंस हो रहे थे, डिबेट्स हो रहे थे, कौन आगे कौन पीछे, ये सारे इल्ज़ामात के बीच आज आखिरी दिन भी गुजर गया है। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जहां जहां लाइन्स है वहां एक साथ नजर आई। बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन में अब तक शायद कुछ एक जगहों पर महसूस होता है शायद सबसे आगे है। कश्मीर प्रोविंस की तरफ आप जाएंगे तो मैक्सिमम लोग रैलियों में इस वक्त मसरूफ नजर आ रहे हैं। अब सारा ये 25 तारीख के बाद वोटिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, सारा माहौल नॉर्थ कश्मीर और जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनमें सांबा, कठुआ, उधमपुर और प्रॉपर जम्मू शामिल है। इस ताल्लुक से बात करेंगे। इंतखाबी मंशूर या घोषणा पत्र में जो कुछ कहा गया, इन सब के बावजूद कुछ एक मामलात से सियासी जमातें या पॉलिटिकल पार्टियां हट रही हैं और इल्जामात एक दूसरे पर लग रहे हैं। इन इल्जामात के पीछे हकाइक क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको अपडेट के साथ आगाह करते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर 25 तारीख से पहले जो आज इंतखाबी तशहीर थी, जो कैंपेन या जो प्रचार चल रहा था, वो थम गया है। और इस तरीके से आज एक बार फिर से, कल हमने अमित शाह, उससे पहले राजनाथ सिंह, साथ जेपी नड्डा, और आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, उमर अब्दुल्ला, इंजीनियर रशीद, रविंद्र रैना, सुरेंद्र चौधरी, ये तमाम वो लोग हैं अपने अपने इलाकों के अंदर सरगर्म हैं और दिल्ली से भी रैलियों से खिताब करने या जनसभा को संबोधित करने कई लीडरान यहां पर पहुंचे। कैंपेन की जहां तक बात है तो मुख्तलिफ पार्टियां अपने अपने हिसाब से काम ले रही हैं। रोड शोज भी कई एक जगहों पर हुए जो अब वक्त गुजरने के साथ साथ खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। और आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से अलायंस के उम्मीदवार शाहनवाज चौधरी के लिए सबसे बड़ा जलसा, सबसे बड़ी रैली जो कि सुरनकोट के अंदर मुनक्किद हुई, जहां पर बाकी कुछ लोगों से भी, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनसे भी अपील की गई कि वो मैदान से हटें और अलायंस के कैंडिडेट के साथ आएं। अब कुछ लोग जो नाराजगी वाला फैक्टर है उस पर भी थोड़ी देर में डिस्कशन पर जाएंगे, लेकिन साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ थी तो सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए, कहा कि यहाँ पर माइनॉरिटीज को कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खुद प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातों में, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं जो कभी कभार महसूस होता है कि प्राइम मिनिस्टर शायद सिर्फ चंद लोगों के हैं। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने इसी तरह के इल्जामात लगाए। दूसरी तरफ से पलटवार बीजेपी की तरफ से हुआ और 3 खानदानों ने जो कुछ यहाँ पर बीजा उसको काटने के लिए उनके मुताबिक खुद पार्टियां शायद काम करने आई थी, लेकिन दिल्ली की तरफ से बीजेपी के मुताबिक जवाब दिया गया। इधर राहुल गांधी ने जब खिताब किया तो एक बार फिर वही स्टेटहुड वाली बात, जिस पर बीजेपी बार बार उन पर पलटवार करती रही है कि जो वादा हमारा था, जो हम सदन के पटल पर कह चुके हैं, वो बार बार कहकर क्या हासिल करने की कोशिशें जम्मू कश्मीर में की जा रही हैं। ये सारे आज के डिस्कशन का हिस्सा रहेगा। इससे पहले मेहमानों के पास चलूं, आपको वो तमाम बयानात सुनाना जरूरी है जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी भी पीछे नहीं रहे, जिनके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का गठजोड़ है, इसलिए लोगों को अहमक बनाने की कोशिश अपने बयानात से कि एक दूसरे के खिलाफ पार्टियां हैं, शायद इस तरह के बयानात से उनके मुताबिक चीजें दुरुस्त नहीं होने वाली। राहुल गांधी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अल्ताफ बुखारी और बाकी लीडरान वार पलटवार या एक दूसरे पर तनकीद करना, एक दूसरे की आलोचना करना और एक दूसरे का पास्ट गिनवाना, आज के मुद्दों पर बात कम करना, यह सिलसिला इस तरीके से दिन के 7 से 8 घंटे गुजर गए। एक एक करके सबको सुनिएगा और उसके बाद सीधा मेहमानों के पास चलेंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है और यह पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए।
और हम इन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे। और जो आपका था पहले, जो आपकी सरकार डिसीजन लेती थी, आपके हित में जो डिसीजन लेती थी, आपके भविष्य को सोचकर जो डिसीजन लेती थी, आज बाहर के लोग निर्णय लेते हैं। आपकी सरकार को चलाने में आपकी आवाज ही नहीं। आपकी सरकार दिल्ली से चलती है, ऑर्डर दिल्ली से आता है। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार जम्मू और कश्मीर से चले। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले यह हो जाए। हमारी सोच थी कि चुनाव होने से पहले आपको स्टेटहुड मिल जाना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। चुनाव के बाद हम पूरा दबाव डालेंगे कि स्टेटहुड आपको मिल जाए। भाइयों और बहनों, ये बांटने का काम भी करते हैं। जहां भी जाते हैं, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, ये बांटते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं। और यही काम इन्होंने यहां किया है। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं और गुर्जर भाई हैं, उनको एक दूसरे से इन्होंने लड़ाने की कोशिश की है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये इनका जो प्रोजेक्ट है, ये फेल होगा। हम सबको एक साथ लेकर सबके हक को देकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। ये लड़ाई नफरत के खिलाफ है। उस नफरत के खिलाफ जो बीजेपी और आरएसएस फैला रही है, वो कोशिश कर रही है। पहले उन्होंने कोशिश की कि मुसलमान और हिंदू में लड़ाई की जाए, हिंदू और सिख में लड़ाई की जाए, हिंदू और ईसाई में लड़ाई की जाए कि वो कुर्सी पे बैठ सके। उसमें वो फेल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ, एक बात मैं आपसे कहूँ, कई लोगों ने ये फैलाया है यहाँ पे। पहले तो मैं अकरम साहब से अपील करता हूँ कि वो मेहरबानी करके उतर जाएं और इस गठबंधन को कामयाब करें। उनका खड़ा रहना उन ताकतों को मजबूत कर रहा है जो हमें जीना नहीं देने चाहते। जो ये खुद कहता है वजीर आजम कि मुसलमान घटपैतिया हैं, मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान अगर 2 गायें होंगी या भैंसें होंगी, एक मुसलमान को दी जाएगी। अगर 2 घर होंगे तो एक घर मुसलमान को दिया जाएगा। और ये कहता है, क्योंकि जो हिंदू औरतें जब शादी होती है तो उनके यहाँ पे लगता है मंगलसूत्र, कहता है वो मंगलसूत्र उठा के तुमसे ले जाएंगे और मुसलमानों में दे देंगे। ये उस जमात के लोग हैं जो नफरत से बगैर रह नहीं सकते। इस नफरत को अगर हमने ख़त्म करना है, यह गठबंधन क्यों हुआ, हम क्यों जुड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्यों एक हुई? क्योंकि हमने सोचा कि अगर हमने भारत से क्या, जम्मू कश्मीर से ही नहीं, अगर हमने नफरत की जमातों को निकालना है तो हमने इकट्ठे होना है, कुर्बानियां देनी है। हत्ता के लोग ये भी तस्लीम करते हैं कि अल्ताफ़ साहब आप निकले, आपने ज़मीनें बचाई, वरना हमारी ज़मीनों पे उन लोगों ने कब्ज़ा किया होता, 2019 के बाद नौकरियों पे कब्ज़ा किया होता। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं वो सताया जा रहा है कि एक मुल्क को धोखा नहीं देना चाहिए अपने ही मुल्क के शहरियों के साथ। प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी पार्टी के लिए यहाँ आए और हर पार्टी में ऐसा होता है, हर एक नेता आता है, लेकिन जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एड्रेस यूथ को नहीं किया, यूथ सुनना चाहती थी प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहेंगे, तो मुझे कहीं लगा कि वो इलेक्शन मोड में ही है। वो वज़ीर आज़म
की तरह नहीं बोले, यहाँ वो बीजेपी के लीडर की तरह बोले। बीजेपी के लीडर की तरह जब बोलेंगे तो कश्मीर में तो बीजेपी किसी को चाहिए नहीं, फिर तो वही बात आ गई ना। लेकिन अगर काश वो उन्होंने यहाँ थोड़ा सा एज द मोस्ट एल्डरली स्टेट्समैन ऑफ दिस कंट्री बोला होता है, जिस तरह वो दुनिया में जाके बोलते हैं दुनिया के लिए, तो यहाँ पर भी यूथ वही चीज मैच होता है। ये फिक्स्ड मैच होता है, ये आपको पता है। वो देखिए, इनको यहाँ हमदर्दी दिलाने के लिए वो तीनों तरफ की बात आपको मैंने सुनाई, मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान, और अभी आज चूंकि प्रचार थम गया है, ये सिलसिला अभी आप देखिएगा 25 के बाद 25 से आप अगले 4-5 दिन देखेंगे नॉर्थ कश्मीर और फिर जम्मू के अलग अलग इलाकों के अंदर। लेकिन जो बुनियादी सवालात हैं जिन पर हम आप सबकी तवज्जो, आप सबका ध्यान दिलाना चाहते हैं, वो है कि उन लोगों की जिनके लिए सब कुछ किया जा रहा है, कौन और कैसे सुनेगा। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन किए हैं। मंजूर भट्ट साहब, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान, इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद आपको कहेंगे मंजूर भट्ट साहब प्रोग्राम में। जगदीप सिंह साहब हैं, तर्जुमान हैं कांग्रेस के, हमें इस वक्त जम्मू से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप जी, थैंक यू सो मच। आदर्श गुप्ता साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी। मैं आदर्श जी आप ही से शुरू करूँगा। पिछले 16-17 अगस्त के बाद जब से हम देख रहे थे इलेक्शन अनाउंस हुए, तब से अब तक जिन पार्टियों को रिपोर्ट कार्ड देने की ज़रूरत थी वो भी मुद्दों से हटी हैं, जिनको ये बताने की ज़रूरत थी कि हमने 50 साल में क्या किया वो भी मुद्दों से हटी, और जो ये कहते हैं कि नया जम्मू कश्मीर है वो भी बुनियादी मुद्दों पर, जनता के जो मुद्दे हैं उससे हटते हुए दिखाई दिए। वो तमाम लोग जो आज वोट करने जा रहे हैं, 90 लाख के आसपास लोगों की तादाद, ये जो 1 करोड़ के आसपास वोट डालेगा, अब यहाँ से क्या समझा जाए कि ये तमाम लोग शायद इस बात को समझ रहे हैं कि मेरा मुद्दा क्या है जिसके लिए मैं वोट करूँगा, बेहतर भविष्य के लिए या बेहतर फैसिलिटीज़ के लिए, लेकिन शायद ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं समझ पा रही हैं। मैं इनिशियल ओपिनियन आपसे इस पर लेना चाहूँगा। कहीं पर आतंकवाद, कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर, सारी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन वो जो बिजली, पानी, सड़क, सेहत या जो एजुकेशन सेक्टर पर बात होनी चाहिए थी, और उन लोगों को जो पर्टिकुलर इलाकों के अंदर जीत कर कल नुमाइंदगी के लिए जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो इस पर ज़्यादा ज़बान खोल नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम ये कह सकते हैं कि जितना इस चुनावों में प्रचार हुआ है, जितना इन चुनावों में पैसा फूका गया है, जितना इन चुनावों में बड़े बड़े नेता जम्मू कश्मीर में आए हैं, लेकिन सभी ने वही बातें कही जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस में बातें होती रही, जो उसके आगे पीछे बातें होती रही, वही बातें कश्मीर में, वही बातें जम्मू में, वही बातें हर जगह। लेकिन सही बात है, मुद्दे की बात किसी ने नहीं की। ये तब ये मानना पड़ेगा हम कि मुद्दे की बात, पास्ट को लेके हर बातें होती रही। अगर आज की भी आप भाषा सुनेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, तो उन्होंने भी यही कहा है कि मंगलसूत्र ले लेंगे, आपकी भैंसें ले लेंगे, आपका मकान ले लेंगे। ये तो सब हो चुका है, एक बार हो चुका है। अब हर चीज, हाँ, एक बहुत पते की बात ये है जो कांग्रेस ने जो आवाज उठाई है कि स्टेटहुड का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि हमने कह दिया है, पार्लियामेंट में भी कहा है, सब कुछ कहा है, लेकिन दोगे कब? ये एक सबसे बड़ी बात है। इसी को एक बहुत बड़ा इलेक्शन का हथियार बना के जो कांग्रेस वो आगे आ रही है। अगर आपने देना है तो बता दीजिए, इलेक्शन के तुरंत बाद हम दे देंगे। नहीं तो हर एक के दिलो दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी तो यहाँ पे आपको स्टेटहुड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये सबके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। एक बहुत बड़ा इलेक्शन का जो मुद्दा इस वक्त बना हुआ है वो स्टेटहुड को बना हुआ है। हर जगह जगह एक ही बात चल रही है कि राज्य का दर्जा जो है छीन कर यूटी बनाया गया, यूटी को राज्य का दर्जा बनते हुए देखा गया, राज्य बनते देखा गया। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है कि मुद्दा इनके पास ना तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, ना उनके कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। जो बातें हो रही है 370, 35 से, ये सब चीजें जो है दुनिया जम्मू कश्मीर की मान चुकी है। जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को जान चुके हैं कि ना तो 370 वापस आएगा, ना 35 से वापस आएगा। उनको एक चीज जो सबसे बड़ी बात है वो है राज्य का दर्जा। उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कह रहे। हाँ, देंगे, ये बात तो बार बार कही जा रही है, दे देंगे, लेकिन आ नहीं रहा। इस मुद्दे को लेके आज तो प्रचार थम गया है सेकंड फेज का। अब 2 दिन के बाद अब इनका थर्ड फेज का भी प्रचार शुरू हो जाएगा। 25 तारीख को यहाँ चुनाव हो जाएंगे। तो अब देखने वाली चीज, समय तो बहुत कम रह गया, लेकिन हर फेज के अंदर, हर चरण के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक ही बात रही है। जम्मू कश्मीर में, चाहे वो जम्मू में आप बकरवाल, गुजरवालों का, एसटी का कोई भी बात कहे,
कोई सुनने को तैयार नहीं, वो बात करने को तैयार नहीं है उसके ऊपर को कहना नहीं चाहता है। वो सिर्फ चाहता है कि हमें हमारे लिए पर्सनल जो हमारी जो लाइफ है, जो जिंदगी हमने जीनी है, उसके लिए हमारे हमारे मुद्दों के ऊपर आप कुछ बोलिए, उसके ऊपर कोई ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा, आप ही की बात जरा कंटिन्यू करते हैं। जगदीप जी, कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से काफी ज्यादा, हम जो आदर्श जी भी कह रहे थे, काफी पैसा लगाया गया इस बार और काफी इन्वेस्टमेंट हुई इन चुनावों पर, फिर आप अलायंस का हिस्सा बने। मुद्दे बहुत सारे हैं, बात इस पर की जानी चाहिए थी जो आपको भी, अगर मैं एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते पूछूं, नहीं हो पाई है। इस पर ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि क्या जिन मुद्दों पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस बात कर रही है, उससे हटकर बहुत सारी बातें थी। अगर ये बार बार कहा जा रहा कि 10 साल में मुसीबत आई, 2019 के बाद मुसीबत आई, तो फिर शायद मुसीबत पर बात होनी चाहिए थी। आपकी पार्टी बार बार वो बात दोहरा रही है जिस पर होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर आकर कहते हैं ये तो हमने वादा किया है और हमारी मर्जी से होगा। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हुई। वो डोडा में भी कहकर गए, किश्तवाड़ में भी, कल नौशहरा में भी। फिर हम लैग कहां कर रहे हैं, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पार्टी? आपका शुक्रिया। इससे पहले कि मैं ईमानदारी से आपके सवाल का या जवाब दूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भी बराए मेहरबानी ईमानदारी से, और खास तौर से वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं गुप्ता जी, वो भी जरा ईमानदारी से बताएं कि जब आप सबको एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं एकाएक, तो एक बार की आप क्या गौर फरमाते हैं उन तमाम बयानात पे जो किसी भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देता है? तो क्या आप गौर फरमाते हैं उस मैनिफेस्टो में? अगर बराए मेहरबानी आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखेंगे तो किसानों से लेकर नौजवानों तक, घर की घरेलू महिलाओं से लेकर एक आम आदमी तक जो मिडिल क्लास है, हर तबके का, मुआशरे के हर सेगमेंट का ध्यान रखा गया और हर उस बुनियादी मसले मिसाइल पर बात की गई जो आम आदमी से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़ा है। अब दूसरी बात जो शारग हमें पकड़नी चाहिए, जो हम पकड़ नहीं रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आशिक ने, एक वहां के बड़े नामी जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, उनके एक शो में जाकर बोल दिया कि देखिए जी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 35 और 370 को लेकर जो कहते हैं हम उनसे इत्तेफाक रखते, और भाजपा को, मतलब भाजपा गिद्धों की माफिक टूट पड़ी। वो पार्टी जो अक्सर पाकिस्तान को कोसती है, क्या वो ये बताएगी सबसे पहले कि कहीं पर भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्टिकल 370 का जिक्र था? और फिर अगर हमारे लीडर्स उसको डिफेंड ना करें तो कैसे पब्लिक को बताएं भाजपा का एक वो झूठ? और एक सबसे बड़ी बात, जब हम इस मुद्दे पर बात करते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साल 2019 में भाजपा के प्रवक्ता मेरे मित्र बैठे हैं, ये बता दें, इन्हीं के कैंडिडेट थे पार्लियामेंट्री कश्मीर से, जिन्होंने आर्टिकल 370 के ऊपर बड़ी खुले शब्दों में बोला था कि हमारी कमिटमेंट है, अपने पोस्टर्स में छापा था। और वाजपेयी साहब के आप बयान उठा लीजिए उनके कार्यकाल में। तो ये जो रंग बदलती है सियासत है, मौके के हिसाब से, अपने सियासी मफाद के हिसाब से, ये लोगों को परेशान कर। यही तो मैं जगदीश साहब, मैं यही तो पूछ रहा था ना कि आपने घोषणा पत्र में जो कुछ कहा, क्या इस चीज को पब्लिक में जाकर यही बातें एलुब्रेट नहीं की जा सकती थी, बजाय इसके कि हम आपको स्टेटहुड देंगे? मैं पिछले 1 महीने की, आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, सब जमातें सिर्फ एक मुद्दे के आसपास, एक 370, एक स्टेटहुड, तीसरा बीच में आता दिल्ली से, वो कहता है पाकिस्तान, आपका एजेंडा उधर मिलता है। ये एक दूसरे पर आरोप के बीच में ही महीना गुजर गया है। मैं आपको ऐसे 100 से ज्यादा स्पीचेस सुना सकता हूं। एक सेकंड, आदर्शी में आऊंगा, एक मिनट। कोई एक वीडियो निकाल के इनका दिखा दो जहां पे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो पे बात की हो, किसी ने भी पार्टी ने। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ। मैनिफेस्टो पे बात ही नहीं हो रही है। मैनिफेस्टो सबके अच्छे हैं, मैनिफेस्टो किसी का बुरा नहीं होता, कागज का पलंदा है, बहुत अच्छा बना होता है। ठीक है जगदीप जी, कंटिन्यू करें, मैं फिर मंजूर साहब के पास जाऊं। मैं सिर्फ नटशल में ब्रीफ कर दूं, गुप्ता जी को बड़े सासमान वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी परसों खड़गे साहब ने अखनूर में इन तमाम मुद्दों पर बात की। बनिहाल में राहुल गांधी जी ने बड़ी खुलकर बात की, उसके बाद कन्हैया लाल आए, वो खुलकर बोले। सचिन पायलट साहब ने कई मर्तबा इस बात पे, इन तमाम मुद्दों का जिक्र किया। तो बताए मेहरबानी, देखिए आप कह तो देते हैं कि निकाल कर दिखा दीजिए, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको यहीं पर आपके इसी चैनल पे दिखा देता हूं। तो बराए मेहरबानी, ये स्वाभाविक सी बात है, समझिए इसको
जो पार्टी का घोषणा पत्र अगर लीडर उस पर बात नहीं करेगा तो किस पर करेगा? रही बात भाजपा की, तो बार बार मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश ये लोग करते हैं। ठीक है, मैं मंजूर साहब के पास भी जा रहा हूं। मंजूर साहब, 10 साल 2.5 महीने बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप भी अपने 10 साल के कार्यकाल पर, कामकाज पर बात करते, आप भी फिर से वही रिवायती चीज़ें, पाकिस्तान, मिलिटेंसी और वो सब फिर से, शायद जो कल तक इल्ज़ाम आप बाकी 2 पार्टियों पर लगा रहे थे कि बल्कि 3 सियासी खानदानों ने किया, प्रधानमंत्री कहकर चले गए, होम मिनिस्टर ने कहा, बाकी तमाम लोगों ने, आप भी उसी राह पर चल पड़े हैं जो घोषणा पत्र में है या फिर आपके पार्टी मंशूर में है। कभी कभार तो ऐसा लगता है आप नेशनल पर्सपेक्टिव से ही जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, तो शायद ज़रूरत इस बात की नहीं पड़ती कि उन मामलात या मुद्दों पर बात की जाए जो कुपवाड़ा के एक दूरदराज इलाके में है, जो राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, पाडर और दक्षिण के इलाकों में मुसीबत है, बल्कि बात वही की जाए जिससे आप चुनावी मुहिम के साथ और वोटर के साथ जुड़े रहें। मतलब सिर्फ इतना ही हमें समझ में आया आपकी कैंपेन से भी। देखिए आसिफ साहब, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। आज जम्मू कश्मीर की जनता को काफी उम्मीदें थी कि आज अपोजिशन के बड़े लीडर राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर में रैली को खिताब करेंगे, कुछ अच्छी चीजें लोगों तक लाएंगे और जो पिछले 40 साल से जो धोखे की चीजें जम्मू कश्मीर में भेजी गई कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए, आज कुछ उससे हटके होगा। आज राहुल गांधी जी ने स्टेटहुड पे बात की, ठीक है, उनको बात करनी चाहिए, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि स्टेटहुड हमें देना है और वो वक्त नजदीक आ रहा है, इलेक्शन के बाद स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगा, तो लोगों को क्यों स्टेटहुड की बात करनी? आर्टिकल 370 स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से चाहे ये कहीं नहीं कहा गया कि इलेक्शन के बाद और आज हमेशा यही कहा 370 गया जम्मू कश्मीर में दफन हो चुका है, 370 वापस आएगा नहीं। रहा सवाल, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हम जी जात पात की इस पे लड़ाई पे लड़वाते। मुझे बताइए, आप फारूक अब्दुल्ला साहब या उमर अब्दुल्ला साहब की स्पीच चाहे कश्मीर में की होगी, जम्मू में की होगी, सबसे ज्यादा जातीयवादी की बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कर रही है। हमने तो जो यहाँ पर एसटी कैटेगरी लोग थे, जो हमारे गुजर बकरवाल लोग थे, उनको तो हमने रिकॉग्नाइजेशन दिलाई, उनका बिचारों का जो 40 साल से हक था जो वो मांग रहे थे उनको मिला नहीं इनके दौर में। हमने तो जातियों को बनाया। रहा सवाल हमारे मैनिफेस्टो का, हमने 10 साल में जम्मू कश्मीर की वातावरण बदल दिया, जम्मू कश्मीर के हालात बदल दिए, हमने टेररिज्म खत्म किया, टूरिज्म बढ़ाया हमने। हम तो जो हमारे वजीर आजम साहब ने काम किया हम वो लोगों तक लेके जा रहे हैं। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के इशारों पे अगर चल रही है, अभी वो चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जो वहां के रक्षा मंत्री पाकिस्तान के परसों कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 वापस लाएंगे कांग्रेस। तो एक तरफ से जो स्क्रिप्ट पाकिस्तान से, तो हमें तो वो तो इसी प्रोग्राम में कह रहे हैं हम 370 पे बात ही नहीं कर रहे हैं, ना उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में कोई बात है, तो फिर ये ख्याली पुलाव क्यों पकाया जा रहा है? कांग्रेस और एनसी से मिलकर आर्टिकल 370 वापस लाएगा, हमें तो उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन हम उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में वही काम लेके जा रहे हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर में किए हैं। और हमें उम्मीद है 8 तारीख को इंशाल्लाह नतीजा आने वाला है। कांग्रेस तो मुक्त भारत से है ही, जम्मू कश्मीर से भी इंशाल्लाह इनको मुक्त। ये कुछ फैसले अवाम पे छोड़ दीजिएगा ना, वो दूसरी बात है। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो बात इनके मैनिफेस्टो में ही नहीं कर रहे हैं, अवाम ही इनको जवाब दे देगी। जो बात इनके मैनिफेस्टो में है ही नहीं, ये भी मैं जगदीप साहब से भी अभी जवाब लूंगा, लेकिन ये बताइए ना कि उस बात पर ये तो फिर एक दूसरे को जो आप बोल रहे हैं आप भी बेवकूफ बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं, फिर ये तासुर अवाम में क्यों दिया जा रहा है कि भाई साहब जो हमने यहां लिखा उस पर बात नहीं होगी? अब सरहद पार का एक बयान आया तो 10 दिन से उसी पर डिस्कस हो रहा है। क्या इससे श्रीनगर, कुपवाड़ा, जम्मू, उधमपुर, बन्नी बसोली के एक शहरी का मसला हल हो जाएगा? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, देखिए आसिफ साहब, आपको ये भी अब ये वाजिया करना चाहिए कि जिस तरीके से 8 सालों में जो सबसे बड़ी चीज जम्मू कश्मीर में वो आई है पीस, जो कांग्रेस अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं लाई थी। हमारे लिए सबसे बड़ी जो चीजें थी वो जो सबसे बड़ा चैलेंज था यहाँ के हालात सुधारना। आज नाइट कैंपेनिंग्स कर रहे हैं, आप देखिए, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, टीडीपी है, आज डोर टू डोर कैंपेनिंग्स हो रही थी। इनके दौर में कब हुई? लेकिन उसी माहौल को आप फिर से खराब करने की कोशिश की जा रही है। लगातार पाकिस्तान से जो स्क्रिप्ट कांग्रेस के लिए मिल रहा है और ये वही भाषणबाजी दे रहे और वही धोखे की सियासत 40 साल से चला रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कोई जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखे में नहीं रखा। हमने जो वादे किए हैं हम उन पे कायम है। ठीक है जगदीप साहब, ये कौन सी स्क्रिप्ट है जो इस्लामाबाद से आई है जो यहाँ पर सुना रहे हैं, जबकि कैंपेन के दौरान आपके अपने मुद्दे हट रहे हैं मंजूर साहब के अकॉर्डिंगली?
आसिफ भाई, मैं आपसे, मेरी एक इल्तिजा है, मैं पहली बार आपकी डिबेट में हूँ। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे 3 या 4 सवाल हैं मुद्दे पे। मैं चाहूंगा उसमें हमारे गुप्ता जी भी, अगर उन्हें लगे कि मेरे पूछा गया सवाल कहीं पर कोई किसी तरीके का संशय रखता है तो वो भी बोले, और मेरे भाजपा के मित्र मुद्दे पर जवाब दे दे। अब जरा इधर उधर की हाँकना बंद कर। सबसे पहली बात, इन्होंने अभी कहा मिलिटेंसी खत्म हो गई, जो बात प्रधानमंत्री जी ने डोडा में बोली। And could you believe the time when he was trying to proclaim that they had cut the militancy just an 18-hour earlier? Right from the aerial distance, not more than 20 kilometers, we had lost 2 jawans to whom we could consider the martyrs. पिछले 6 महीनों में 32 जवान हमने खो दिए, उनकी शहादत हुई। 2 दर्जन के करीब करीब मुझे लग रहा है जो निर्दोष लोग बच्चों समेत जो है वो जान से गए। कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी रुकी है, मैं मान लेता हूं, और उसके एवज में आपने कितने हजार नौजवानों को देश की अलग अलग जेलों में भेजा है। क्या वो सारे पत्थरबाज थे? ये भी एक सवाल है। लेकिन मैं पूछना यह चाहता हूं मिलिटेंसी पर, मेरा सीधा सवाल, क्या जम्मू आपके जैसा दौर में, शांत एक सेकंड, आपके दौर में क्या तिरंगा यहाँ कोई उठा पाता था? नहीं, मेरा एक सवाल है, क्या आपके दौर में कोई तिरंगा उठाता पाता था यहाँ पर? हाँ, आपके दौर में कोई लाल चौक में क्या कोई अपोजिशन का बंदा इतना बड़ा आसमान खाने जाता था? मंजूर साहब सुन लीजिए, इसके बाद आप ही की बारी है। आइसक्रीम खाने आता था? ये वातावरण दिया था आपने क्या? प्लीज डोंट, आप ये छोटी मोटी घटनाओं को आप बड़े में जोड़ेंगे, वो गलत है। आप बताइए टेररिज्म का ग्राफ शोर मचाने से क्या होगा? 2004 से लेकर, सुनिए सुनिए, 2004 से लेकर 2014 तक आप लोग। मंजूर साहब एक मिनट, वो कुछ सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब आप ही से लेना है, आपको इसीलिए बुलाया, आप जवाब ही लेंगे। 2000 युवाओं को जेलों में भरा, और वो भी जो पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे, जो यहाँ पर अन्य किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। आपके वक्त में तिरंगा था? ठीक है मंजूर साहब, एक मिनट, हमें देखने वाले भी ऐसे सुन नहीं पाएंगे। उनके कुछ सवालात हैं, मैं जवाब आप ही से लूंगा, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आपको इसीलिए बुलाया गया है। जगदीप साहब जल्दी से फिनिश करें। 2 मिनट में, आसिफ भाई 2 मिनट में मेरे 4 सवाल। पहला, अगर मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू में इतनी आतंकी घटनाएं क्यों? दूसरा, आप परिवारवाद पर बात करते हैं तो आपने पीडीपी के साथ त्रिशंकु जनादेश का हवाला देकर सरकार बनाई, और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाजपेयी साहब के काल में उमर साहब मंत्री थे काबीना में, और फारूक अब्दुल्ला साहब को तब वाइस प्रेसिडेंट बनाने की बातें होती थी। तीसरा सवाल, कल आपके गृह मंत्री ने कहा कि जिहादियों को कश्मीर में पनपाया इन पार्टियों ने। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि हमारे देश की मरकजी सरकार आज तक के लोग बीच में मत बोलो, सवाल सुन लो, फिर बोलना, फिर उछलना। पहले सवाल सुन लो, सुनिए मेरी बात। इंडियन एयरफोर्स के जवानों, मंजूर साहब वो फिनिश कर रहे हैं, मंजूर साहब वो फिनिश कर रहे हैं, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। मेरा सवाल सुन लो, फिर जवाब दो भाई। 2 मर्तबा मिलिटेंट्स के आगे झुके। पहली मर्तबा तब जब रूबिया शहीद का अपहरण हुआ, तब भाजपा जो है उसका समर्थन था वीपी सिंह सरकार को, और दूसरी मर्तबा जब करधार कांड हुआ, जब वाजपेयी साहब सरकार में थे। तो आप मुझे बताइए जिहादियों को पनपाया किसने? ये मेरे 3 सवाल हैं, तीनों का जवाब दे दीजिए, मैं समझूंगा कि आप। ठीक है मंजूर साहब जल्दी से दीजिए। देखिए ये डाटा आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है। 2004 से लेकर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और कांग्रेस में केंद्र में थी। 2004 से लेकर 14 तक 6000 के करीब जम्मू में आतंकी घटनाओं पर नहीं सवाल भी आइए, सुनिए ना। 2004 में क्या हुआ? अब तो थोड़ी क्षमता रखिए ना। 90 में क्या हुआ छोड़ दीजिए। 6000 के करीब आतंकी घटनाएं बढ़ी, युवाओं को जेलों में डाल रहे हैं। जम्मू में आतंकी घटनाएं बढ़ी। अब आप जवाब देंगे आप? अब आप जवाब ले लीजिए ना। आतंकी, उस पे भी मैं आऊंगा। आतंकी घटनाएं आज बहुत कम है। जो कांग्रेस के दौर में यहाँ पर आतंकी घटनाएं थी वो सबसे उरूज पे थी। आज टूरिस्ट को गिनाइए, आज 1 करोड़ के करीब जम्मू कश्मीर टूरिस्ट आ रहा है, वो भी आप लोगों को बताइए ना। आतंकी घटनाएं कम हो गई है। सुनिए मेरी बात, पाकिस्तान जिनके आप समर्थन है ना, सुनिए, वो कोशिश कर रहे हैं लगातार जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, वो आप इन सब चीजों में सफल नहीं होने देंगे। रहा सवाल घटनाओं का, घटनाएं बहुत कम हो गई है। अब ये आखिरी चरण में भी टेररिज्म है, तो वो
वो कश्मीर में जो अभी पीस बना है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसी बयानबाजियां रैलीज में की जा रही है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की जा रही है, चाहे कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। आप चाहते हैं कि वही हालात जम्मू कश्मीर में वापस आए, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। 8 अक्टूबर को आपको लोग ही जवाब देंगे, क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की जनता कांग्रेस को चाहती है कि भाजपा को चाहती है। मंजूर साहब वो पूछ रहे हैं कि जम्मू प्रोविंस के अंदर पिछले 1.5 महीने के दौरान ये जो 2 दर्जन से ज्यादा जवानों की जानें कुर्बान हुई हैं, इस पर जवाब आप नहीं दे सकते अब तक। नहीं, जवाब मैं तो दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब यही इन्हीं के बयानबाजी, यही समर्थन पाकिस्तान का जो स्क्रिप्ट चलता है, यही वो अभी इलेक्शन में चल रहा है, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल पिछले 10 साल से तो बना ही है पाकिस्तान में कि वो जम्मू कश्मीर की हालत फिर से खराब करना चाहते, और ये उनका साथ देते हैं उसमें। आज ये कहते हैं, पनपने तो सबसे ज्यादा, सुनिए, अलगावाद को अगर पनपा है किसी ने, वो तो कांग्रेस ने। अगर घुटने टेके हैं अलगावाद के पास, वो तो कांग्रेस ने। जो पूछा है सवाल, जरा उस पे आ। अरे मैं दे रहा हूं जवाब, आप तो वहां बीच में टोकते हैं। ये साफ लफ्जों में आज स्पष्ट पूरी दुनिया को पता है, जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं, टेररिज्म आखिरी चरम पे है, उसको भी खत्म करेंगे। लेकिन जो आज हालात बदले हैं, आज तिरंगा हर घर में है, आज हर कोई युवा कश्मीर में तिरंगा उठाता है, रैली करता है, इलेक्शन की कैंपेनिंग करता है। ये बहुत बड़ा ठीक है। इसके लिए उन्होंने, कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने पहले आपको क्रेडिट भी दिया था। मैं दोबारा आपके पास इस बात को कंटिन्यू करने के लिए आऊंगा। आदर्श साहब, कहीं एक गलती तो नहीं हो रही है कि कुछ मामलों पर संवेदनशील ना होना पॉलिटिकल पार्टीज का शायद उस दौर की तरफ या उन मुश्किलात की तरफ चीजें धकेल सकती हैं, बावजूद इसके कि हम पोल परसेंटेज कह रहे हैं बढ़ रहा है। जिन इलाकों में बॉयकॉट की एक कॉल दे दी जाती थी, अंडरग्राउंड कोई बात होती थी, वहां से भी लोग बाहर आते हैं। काफी ज्यादा इस पर हमने बात की, लोगों ने वोट दिया, लेकिन ये वोट जाया ना हो, ये पॉलिटिकल पार्टियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर ये निभाई नहीं जाती तो कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं होने जा रही है। असर सब जो चीजें दिखाई देती हैं वो सामने दिखाई देती हैं, उसमें कोई शक नहीं है। हालात बदले हैं तो उसमें कोई शक नहीं है। टेररिज्म कम हुआ है उसमें कोई शक नहीं है। ये भी है, जम्मू में है, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इसको दूसरी तरफ क्यों धकेला जा रहा है? अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान से स्क्रिप्ट बनता है। मैं किसी पार्टी के को लेकर नहीं बात कर रहा, मुझे किसी पार्टी के साथ वास्ता नहीं है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान से स्क्रिप्ट बनता है तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या पाकिस्तान की हुकूमत है? क्या पाकिस्तान जो कहेगा वही यहाँ पे होगा? कि हमारी केंद्र सरकार इतनी कमजोर है? और दूसरे 3 खानदान का बार बार कहा जा रहा है, तीसरा खानदान कौन है? क्या जीएम सादिक से लेकर गुलाम नबी आजाद तक किस खानदान से था? किस खानदान से था? मैं आपसे पूछा जाता हूं, भट्ट साहब एक मिनट भट्ट साहब, आप ही से कुछ सवाल हो। लेके गुलाम नबी आजाद तक आप बताइए किस खानदान से था? वो खानदान को लेके, ये पुरानी चीजों को लेके अगर आप जम्मू कश्मीर में चुनाव, आपने क्या किया 10 साल में? आज भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहे हैं 10 साल, जो कुछ हो रहा है उन्हीं के खाते। और ये बात नहीं है कि वो जबरदस्ती है, सच है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर आते रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों से झूठे वादे करते रहे, चाहे वो डेली वेजर थे, चाहे वो यहाँ पे बिजली का मसला था, चाहे वो टोल प्लाजा का था। उन्हीं झूठे वादों की वजह से भारतीय जनता पार्टी आज, अगर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो उनके खड़े कैंडिडेट खड़े हुए हैं, सब कुछ हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रॉब्लम के कारण है। लोग भारतीय जनता पार्टी में जम्मू चाहते हुए भी पीछे हट रहे हैं। उसका नतीजा क्या है? क्यों हो रहा है ये सब? क्यों इतना जोर लगाना पड़ रहा है? क्यों प्राइम मिनिस्टर को कितनी बार जम्मू में आना पड़ रहा है? क्यों होम मिनिस्टर को बार बार जम्मू में आना पड़ रहा है? क्योंकि उनको पता है, क्योंकि अपनी इकाई ने पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ किया है। अगर इतनी प्रोग्रेस की है, इतना जम्मू कश्मीर में हमने G20 ला दिया, पत्थरबाजी खत्म हो गई, सब कुछ, तो घर बैठे हुए इनको सब कुछ मिल जाना चाहिए ना। फिर तो इनको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज इनके पास जरूरत ही नहीं पड़ती किसी को बड़े बड़े भाषण देने की। लोग खुद भागते हुए आते कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन इसी का फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उठाने जा रही है। ठीक है मंजूर साहब, रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। 3-4 सवाल बैक टू बैक आए हैं। यहाँ आसिफ साहब, हम डिबेट्स पे डिसाइड नहीं कर सकते जनता किस तरफ से जाएगी और जनता किसको अपना वोट देगी। वो तो आने वाला फैसला करेगा जब लोग वोटिंग। नहीं, वो एक जनरल ओपिनियन उन्होंने बताया, जो हम इन दिनों पब्लिक के बीच में जाकर प्रोग्राम करते हैं, वहां से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो उस बुनियाद पर उनका सवाल है। आवाज कट रही है आसिफ साहब, कंटिन्यू करें आप, कंटिन्यू। आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज आ रही है।
आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट रही है आसिफ साहब। जी जी जी, आप कंटिन्यू करें, मैं कह रहा हूं आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं इस 10 सालों में, ठीक है कुछ मुद्दे रह गए हैं। हमारी सरकार नहीं थी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर चला रही थी, कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का होल्ड था। आने वाला वक्त अब बताएगा कि जो 40 साल में जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में नहीं बदल पाई, वो भारतीय जनता पार्टी ने 8-10 सालों में लाई है। ठीक है, एक मुद्दा है यहाँ पर जो कह रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएं जम्मू में बढ़ रही, लेकिन हम कहते हैं कि आतंकवाद का जो ग्राफ है वो बहुत कम हो चुका है। जो कश्मीर में जहां उरूज पे था, जो बड़े बड़े यहाँ पर हमारे 36 सिख मारे गए, हमारे इससे भी बड़े बड़े जो इंसिडेंट हमारे कश्मीर में होते थे, इन 8-10 सालों तो में मंजूर साहब, केंद्र सरकार, मरकजी सरकार कोई बड़ा फैसला ले, क्रेडिट आप लेते हैं, यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर से कोई गलती हो, वो रिपोर्ट जाकर दिल्ली ही देता है आपकी सरकार को, फिर कहते हैं वो हमारे साथ नहीं थे। आप इस बात को डिसऑन क्यों करते हैं? जहां बात ईमानदारी की आती है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की, वहां आप भी तो लैग कर रहे हैं। खुलकर बात करिए ना। फिर साहब ने बहुत अच्छे से यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चलाई, जो मुद्दे थे तो फिर एलजी कैसे गलत हुआ? या उधर रहिए या इधर, ये तो बयान में तजाद है। साथ वादा किया है हम उनको परमानेंट करेंगे, सरकार बनेगी हम उनको परमानेंट करेंगे। और जो इन्होंने 70 साल से जो सरदर्द यहाँ पर सबसे बड़ा जो हुआ है, 70,000 के करीब जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनको भारतीय जनता पार्टी परमानेंट करेगी। 70,000 के करीब नौकरियां हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलेगी, 40,000 उसमें से हम दे चुके हैं। और आने वाले दिन ब दिन हम स्टार्टअप लाखों की संख्या में, आज देखिए कश्मीर में कितना युवा अभी अपना स्टार्टअप बिजनेस कर रहा है। चीजें बदल रही है। देखिए जो 40 साल से चीजें खराब हो चुकी है उनको सही करने में थोड़ा वक्त लगेगा। जनता हम पे विश्वास करेगी, जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए जम्मू कश्मीर। नहीं, अगर मैं मंजूर साहब सिंपली आपसे पूछूं, में आपको समझ आएगा, कभी आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब करने में, हालात खराब करने में, खून खराबा करने में 3 परिवार थे, इनके साथ बाकी लोग मिलकर करते रहे। फिर उसके बाद कहा कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स होती रहीं। उन्हीं चीफ मिनिस्टर के बारे में ये बात कही गई जो आपके साथ 2.5-3 साल सरकार चलाती रही, 26 जून 2018 तक। कितनी एक FIRs लगी, इन्वेस्टिगेशन कितनी एक हुई? मंजूर साहब शायद मेरी बात नहीं सुन पा रहे। एक आखिरी चीज जगदीप साहब आपसे, यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, जिसके साथ आप अलायंस करके गए, कह रहे हैं कि 370 एंड 35 इज अ इमोशन। अगर ये जज्बात हैं, एहसासात हैं, लोगों का जुनून है, यही मान लिया जाए 2 मिनट के लिए, आपके मैनिफेस्टो, आपकी बातों की तरफ जाते हैं। 11 दिसंबर 2023 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, सरकार के 5 अगस्त के फैसले की जब आधिकारिक पुष्टि थी एक तरह से, या जुडिशरी का फैसला आया, तो उस पर आपकी तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का लास्ट डिसीजन है। ठीक है, कुछ एक बातें कही जाती हैं कि फैसले अब शायद कुछ इस तरीके से लिए गए, जो तरीका अपनाया गया 5 अगस्त 2019 को वो गलत था। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, आप उस पर बिल्कुल जबान नहीं खोलते, पब्लिक में जाते हैं, वहां पर दोनों मिलते जुलते शायद एक तरह की बात करने की कोशिश करते हैं। इज इट पॉसिबल, और ये इतना आसान है जो आप कहते हैं, उस पर जनता या जम्मू कश्मीर की आवाम इतनी आसानी से यकीन कर लेगी? मैं अगर पूछूं आपको वोट क्यों दिया जाए? सादिक भाई, पहली तो बात, हमें वोट इसलिए दिया जाए क्योंकि हमने बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक और कुपोषण से लेकर गरीबी तक उन तमाम मुद्दों को उठाया। अब आप आर्टिकल 370 की बात कर ही रहे हैं, तो जरा गौर से मैं चाहता हूं ये भाई साहब भी सुन ले भाजपा के। पहली तो बात, आर्टिकल 370 की जब आप लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि में जाएंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के विलय के दौरान जो 2 मुल्कों के विभाजन के कई महीनों के बाद हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, ये तो क्रेडिट जाता है पटेल साहब को और नेहरू जी को, जिन्होंने 532 रियासतों को एक गुलदस्ते में पिरो दिया। अब आते हैं आर्टिकल 370 पर, जरा गौर से सुनिए। इस आर्टिकल की सेक्शन 1(3) या 1(c) और 1(d), इन दोनों में वो प्रावधान जो है वो पहले से रखे गए, जिनका इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति के आदेश के जरिए संविधान सभा को विधानसभा के इक्विवेलेंट मानकर फैसला। चलिए, लाइन ड्रॉप हो गई। जगदीप सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीप जी आपका, आदर्श गुप्ता जी आपका, मंजूर भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपनी कीमती आरा पेश करने के लिए। ज़ाती मसरूफियात के बावजूद भी आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि शाम के 6 बजने वाले हैं और दूसरे मरहले के लिए जो इंतखाबी तशहीर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चल रही थी वो ख़त्म हो गई है।
कायद हिज़्ब इख्तिलाफ एक तरफ आए, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह साबिक वज़ीर आला मैदान में 3-3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स रैलियों में, जलसों में, तकारीब में खिताब कर रहे थे, जहां बात इंतखाबी मंशूर पर क्या वाकई में सदाकत के साथ अवाम के सामने कोई बुनियादी मामलात रख रहा है और इस पर बात कर रहा है या नहीं, सवाल ये था। लेकिन जब तकारीर, रैलियों की तरफ, स्पीचेस की तरफ जाते हैं, इल्ज़ामात, एतराज़ात और सवालात की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर वो मामलात बड़े कम दिखते हैं। इस पर ये सवाल भी है और यही वो चीज़ है जो शायद उस शख्स को, उस व्यक्ति को जो वोटर कहलाता है, नाराज़ बाद में होता है और अपने वोट के ज़रिए वो इसका नाराज़गी का, गम गुस्से का भी इजहार कर सकता है। अस मामलात से पॉलिटिकल पार्टियाँ हटी, इसके लिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पंडित्स या सियासी जो तज्जिया निगार हैं, तबसरा करने वाले लोग हैं, वो ये मानते हैं कि यही वो चीज़ें हैं जो शायद माजी में भी होती रहीं कुछ एक जगहों पर, जिन गलतियों की वजह से हम मुश्किल दौर में चले गए। और आज अगर ये गलती हुई तो शायद आइंदा फिर से कई नस्लें इससे मुतासिर हो सकती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार एक और ख़ास प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में बस इतना ही।